नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। कल तक उड़ती थी जो मुंह पर, आज वो पैरों से आकर लिपट गई। चंद बूंदे क्या बरसी बारिश की, धूल की फितरत बदल गई। जैसे ही बरसात का मौसम आता है बहुत कुछ बदल जाता है। वातावरण में नमी का स्तर बढ़ जाता है, तापमान भी अधिक होता है। वहीं कई जगह जल भराव होने की संभावना होती है और ऐसे में मच्छरों के पनपने की स्थिति बन जाती है। इसके अलावा कई तरह के कीट हैं और कई ऐसे कीड़े हैं जो पानी में बाहर निकल आते हैं क्योंकि जगह जगह पानी भर जाता है। इस बार देश के कई भागों में बहुत अधिक बारिश हो रही है। कई जगह बाढ़ की स्थिति है तो कई जगह जल भराव है। ऐसे में कौन सी वो बीमारियां हैं जो आपको प्रभावित कर सकती है, उस पर हम बात करेंगे। विशेष तौर पर ये समझेंगे कि वेक्टर बोर्न डिजीजेज और साथ ही कीड़ों के काटने से कैसे बचा जा सकता है, मच्छर के काटने से कौन सी बीमारियां हो सकती हैं और क्या होते हैं उनके लक्षण, और अगर डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और वेक्टर बोर्न डिजीजेज के कोई भी लक्षण हो तो ऐसे में उनका सही प्रबंधन कैसे करना चाहिए। सांप हो या बिच्छू, कई तरह के जहरीले जंतु इस मौसम में काट सकते हैं। ऐसे में बचाव के लिए क्या करना है और यदि ऐसी कोई स्थिति बन जाती है तो उस व्यक्ति को किस तरह से फर्स्ट एड मिलनी चाहिए, कैसे उसे अस्पताल ले जाना है और फिर प्राथमिक चिकित्सा के बाद सही उपचार किस प्रकार से दिया जाना चाहिए, ये सब जानेंगे विशेषज्ञों से। जानकारी की शुरुआत कर लेते हैं एक रिपोर्ट के साथ और ये समझ लेते हैं कि बरसात का मौसम किस तरह से उपयोगी होता है, मॉस्किटो ब्रीडिंग की संभावना कितनी बढ़ जाती है और कैसे इस खतरे को पहचाना जाए। यानी ये समझें कि मच्छरों का पनपना हमारे स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा है और इसे रोकने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। बरसात के मौसम में मच्छरों से होने वाली बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। बारिश के कारण जगह जगह पानी इकट्ठा हो जाता है। साथ ही वातावरण में आर्द्रता का स्तर अधिक होने से मच्छरों के पनपने के लिए अनुकूल स्थिति बन जाती है। ऐसे में घर के अंदर या बाहर पानी जमा हो जाए तो मच्छर उत्पन्न होने लगते हैं। डेंगू के मच्छर घर के अंदर साफ जमा हुए पानी में पनपते हैं, वहीं मलेरिया के मच्छर गंदे पानी में पैदा होते हैं। इस मौसम में अधिकतर बीमारियों के फैलने का कारण मच्छर ही होते हैं। मच्छर जब संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो वायरस मच्छर के शरीर में पहुंच जाता है और मच्छर संक्रमित हो जाता है। संक्रमित मच्छर जब स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो वो वायरस उस स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है। संक्रमित मच्छर के काटने के बाद कुछ ही दिनों में व्यक्ति में बीमारी के लक्षण नजर आने लगते हैं। व्यक्ति को बुखार और उसके साथ कुछ अन्य लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। बुखार के दौरान और उसके बाद आराम करना, आहार पर ध्यान देना और तरल पदार्थ पर्याप्त मात्रा में लेना जरूरी होता है। मच्छरों से सावधान रहें। जरूरी है कि मच्छरदानी का प्रयोग करें, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। साथ ही अपने घर के अंदर और आसपास पानी जमा न होने दें, जिससे मच्छरों को पनपने से रोका जा सके। सावधानी रखकर मच्छरों से होने वाली बीमारियों से बचाव किया जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। बरसात का मौसम गर्मी से राहत भी लाता है, लेकिन जगह जगह जल भराव की वजह से कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसे में वेक्टर बोर्न डिजीजेज, मच्छर के काटने और कीड़ों के काटने से हम कैसे बच सकते हैं और किस तरह के खतरे इनसे हो सकते हैं, आइए समझ लेते हैं विशेषज्ञों से। इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुभाष गिरी, डायरेक्टर प्रोफेसर मेडिसिन, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, फॉर्मर डायरेक्टर लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। बहुत स्वागत डॉक्टर सुभाष गिरी आपका। नमस्कार। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर तनु जैन, डायरेक्टर नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। नमस्कार डॉक्टर तनु जैन, आपका स्वागत है। और हमारे साथ आज स्टूडियो में डिस्कशन में शामिल हैं डॉक्टर अजीत शेवाले, डेप्यूटी डायरेक्टर, नोडल ऑफिसर, स्नेक बाइट प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बहुत स्वागत है डॉक्टर अजीत आपका भी।
बहुत सी समस्याएं हो सकती हैं मच्छरों के काटने से। वेक्टर बोर्न डिजीजेज एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या की तरह हमारे सामने है। ऐसे में आवश्यकता सभी के लिए है कि इसके विषय में जानकारी रखें और वो तमाम उपाय अपनाएं जिनसे मच्छरों को पनपने से रोका जा सकता है। साथ ही जहरीले जीव जंतुओं से भी अपना बचाव करना है। कैसे, ये हम जानेंगे विशेषज्ञों से। इस विषय से संबंधित कोई भी आपके प्रश्न है या फिर कोई समस्या जिसका समाधान आप लेना चाहते हैं तो आप हमारे 2 नंबर्स हैं जिन पर कॉल कर सकते हैं। 011 दिल्ली का STD कोड है जो आपको लगाना है। नंबर है 23097648 एंड 23097671। इन दोनों नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही आप अपने प्रश्न हमें ईमेल कर सकते हैं ddnewstotalhealth@gmail.com पर। आइए जान लेते हैं कि बरसात के इस मौसम को अपने स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित कैसे बनाया जा सकता है। डॉक्टर सुभाष गिरी, बरसात का मौसम, बहुत से लोग इसे बीमारियों का मौसम भी कहते हैं। चाहे पेट के संक्रमण हो, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो, वायरल इलनेसेस हो, इनके अलावा कितनी बड़ी समस्या के रूप में देखते हैं जब बात आती है वेक्टर बोर्न डिजीजेस की। जी, बारिश का मौसम एक बहुत अच्छा मौसम है जिसमें हमारे सब पेड़ पौधे, ट्रीज और चारों तरफ आपके ग्रीनरी हो जाती है। इसी से पूरा का पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा डिपेंडेंट होता है। तो बारिश बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कभी जब भी प्रॉब्लम आती है वो हमारे अपने तौर तरीकों की वजह से कुछ बीमारियां पनपने का खतरा रहता है। हम सफाई का ध्यान नहीं रखते, जगह जगह पानी इकट्ठा होने की संभावना हो जाती है और उन पानी के ऊपर यदि गंदगी है या इवन कई बार घर के अंदर जो साफ पानी भी कहीं लगातार कई दिन तक इकट्ठा रहता है तो उसमें मच्छर पनपने का खतरा रहता है। और इसमें कई तरह के मच्छर हमारी सराउंडिंग में, हमारे रीजन में, इंडिया में ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल इसमें देखे जाते हैं। इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा इलनेस करने वाली जो बीमारी है वो मलेरिया, जो कि एनोफिलीज मॉस्किटो की वजह से होता है जी। ये फीमेल मॉस्किटोज़ अपने एग्स को मैच्योर करने के लिए उसको ब्लड की ज़रूरत होती है, इसलिए वो ह्यूमंस और एनिमल्स को काटती है। और जब ये एक इन्फेक्टेड आदमी को काटती है तो वहाँ से वो जो उसके ब्लड के अंदर ये मॉस्किटो इन्फेक्टेड हो जाता है। और जब ये वाला मॉस्किटो इन्फेक्टेड मॉस्किटो अपने फीमेल मॉस्किटो स्पेसिफिकली अपने एग्स मैच्योर करने के पॉइंट से दूसरे ह्यूमन को काटती है तो अपने स्लाइवा के थ्रू वो जो मलेरिया का पैरासाइट है उसका जो स्पोरोजॉइट है उसको बॉडी में हमारे इंजेक्ट कर जाती है, जिसकी वजह से मलेरिया होने की संभावना बढ़ जाती है। मलेरिया इलनेस की यदि हम बात करते हैं, हमारे रीजन में मलेरिया बहुत ही कॉमन है जैसा कि आप सभी को पता है। और कुछ एक एरिया जहाँ वेजिटेशन ज़्यादा है, जहाँ पानी भरभराव ज़्यादा है, वहाँ पर मलेरिया होने की संभावना और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। कुछ रीजन्स इंडिया में ऐसे हैं जहाँ पे कि ड्रग रेजिस्टेंट मलेरिया या फैल्सिपारम मलेरिया का ज़्यादा प्रकोप होता है और वो सीवियरिटी ज़्यादा हो सकती है जी। मलेरिया बहुत ही सिंपल वे से माइल्ड इलनेस की तरह आता है या मॉडरेट की तरह भी आ जाता है, पर बच्चों में या कुछ जगह पे फैल्सिपारम मलेरिया की वजह से सीवियरिटी ज़्यादा रहती है। जी, और वो सीवियरिटी क्या है ये भी आपसे हम ज़रूर समझेंगे डॉक्टर सुभाष गिरी। उससे पहले विस्तार से डॉक्टर तनु हमें ये ज़रूर समझा दीजिए व्यूअर्स की जानकारी के लिए कि जब वेक्टर बोर्न डिजीजेस की बात आती है कौन कौन सी बीमारियां उसमें शामिल हैं और देश के अलग अलग भाग हैं जहाँ पर मौसम भी अलग है और इस बार जो बारिश की इंटेंसिटी है वो भी कई जगह बहुत अधिक बारिश हो रही है। ऐसे में कौन कौन सी बीमारियाँ किन रीजन्स में आप लोग ज़्यादा देख रहे हैं? जी, थैंक यू वेरी मच। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है क्योंकि ये हमारे व्यूअर्स के लिए जानकारी बहुत ज़रूरी है कि उनके एरियाज़ में कौन सा वेक्टर बोर्न डिजीज़ेस ज़्यादा प्रेवलेंट है जिससे कि वो अपने आप को उससे बचा पाएँ। तो जैसा डॉक्टर गिरी ने बताया, जो कॉमनेस्ट वेक्टर बोर्न डिजीज़ेस हैं वो मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, लेकिन 3 और वेक्टर बोर्न डिजीज़ेस हैं जो हमारा नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बोर्न डिजीज़ कंट्रोल देखता है, जिसके बारे में लोग इधर नॉर्थ दिल्ली में थोड़ा कम सुनते हैं, स्पेशली दिल्ली साइड में। उसमें हैं आपकी लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस जिसे हाथी पाँव कहते हैं, वो भी मच्छर के काटने से होती है और बहुत से लोगों को ये जानकारी नहीं होती है। एक और बीमारी है जिसको कालाजार कहते हैं जो विसरल लीशमैनियासिस कहलाती है, वो कुछ ही क्षेत्रों में और राज्यों में है, 4 ही राज्यों में बची हुई है अभी वो बीमारी और उसके 54 डिस्ट्रिक्ट्स में ही अभी उनके केसेस देखने को मिलते हैं। तो ये एक और वेक्टर बोर्न डिजीज़ है जिसके बारे में लोग कम जानते हैं, लेकिन सरकार के अथक प्रयासों से हमने इसके ऊपर जीत ये पाई है कि 2023 में
हमारे केसेस लेस देन 1 पर 10,000 पॉपुलेशन, जो कि एक एलिमिनेशन टारगेट है, वो अचीव किया है। और ना सिर्फ वो अचीव किया है, हमने उसको सस्टेन किया है 2024 में, और 25 तक भी हम वो सस्टेन किए हुए हैं। तीसरी जो बीमारी है वो जापानीज़ एनकेफ्लाइटिस है, जो अगेन क्यूलेक्स मस्किटो के काटने से होती है, और ये कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, असम वगैरह, वहाँ पे भी कॉमन है, और कुछ आपके जो यूपी के स्टेट्स हैं वहाँ पे भी ये काफ़ी कॉमन है। तो जैसा डॉक्टर साहब ने मलेरिया के बारे में काफ़ी विस्तार से बताया, डेंगू के जो मच्छर है, जो एडीज़ मच्छर है, वो काटता है, और ये मच्छर बहुत ही एक रेजिस्टेंट सा मच्छर है और बहुत ही हार्डी मस्किटो जिसे हम कहते हैं। इसे टाइगर मस्किटो कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर स्ट्राइप्स होती हैं, और इसकी कुछ खूबियाँ ऐसी हैं कि ये एक सिंगल बाइट से इन्फेक्शन फैला सकता है। और ये जो डिज़ीज़ है ये पूरे ही भारतवर्ष में प्रेवलेंट है। और जैसा आपने बताया कि आजकल बरसात हो रही है, तो बरसात होने के बाद जब पानी इकट्ठा होना शुरू होता है, तो साफ़ पानी जहाँ जहाँ भी इकट्ठा होता है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे हम घर के बाहर पॉट्स रखते हैं, उसके नीचे प्लेट्स रखते हैं, या घर के अंदर पॉट्स रखते हैं, उसके अंदर प्लेट्स रखते हैं, तो वो वहाँ पे अगर 1 हफ्ते तक पानी इकट्ठा हो जाए और हम उसको ना क्लीन करें, तो यहाँ पे ये मच्छर जो है वो पनप सकता है। और इसके जो एग्स होते हैं वो कभी भी लार्वा और देन प्यूपा बन के एडल्ट्स बन जाते हैं, 1 हफ्ता या 10 दिन का टाइम लेते हैं। और कई बार ये एडल्ट्स जो होते हैं वो ऐसी मादा से पैदा होते हैं जो ऑलरेडी डेंगू के वायरस से इन्फेक्टेड होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनको किसी को बाइट करने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मलेरिया में तो बाइट करने की एनोफ्लीज को ज़रूरत है, बट एडीज़ में बाइट करने की ज़रूरत नहीं है। वो एग ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, इसे हम ट्रांसओवेरियन ट्रांसमिशन कहते हैं, और वो इन्फेक्टेड एग बड़ा होके जैसे अडल्ट मस्किटो बनेगा, उसके अंदर ऑलरेडी वो वायरस होता है और उसके काटने से संक्रमण हो सकता है। जी, और वो तमाम जगहें जहां हमें लगता है कि शायद कोई खतरा नहीं हो सकता, चाहे फ्रिज की ट्रे हो, फ्लावर वासेस के नीचे रखी हुई ट्रे हो, या कूलर हो, ऐसे में यदि उनकी ठीक से सफाई नहीं होती तो ये आपके लिए एक बड़े खतरे को आमंत्रित कर सकता है। और उस खतरे का नाम है मच्छर, वो वेक्टर जो आपके शरीर में वायरस या पैरासाइट पहुंचाकर कई तरह की बीमारियां उत्पन्न कर सकता है। डॉक्टर अजीत, इस समय देश के कई भागों में न सिर्फ बाढ़ की स्थिति आई है, क्लाउड बस्ट भी हिमाचल में कई जगह पर देखे गए हैं, जल भराव भी काफ़ी है। ऐसे में जहरीले जीव जंतुओं से खतरा कितना बढ़ जाता है, क्योंकि ये जीव जंतु वो हैं जो अक्सर ज़मीन के नीचे या बिलों में रहते हैं और वहाँ पर इस समय पानी भरा होता है। बिल्कुल सही बात कही आपने कि बारिश के मौसम में कुछ जो हमारे जीव जंतु हैं जो ज़्यादा हार्म नहीं करते, जैसे क्षति नहीं पहुंचाते, जैसे चींटी कह लीजिए, मक्खी कह लीजिए, और या चिपकली कह लीजिए, या फिर मकड़ी कह लीजिए, ये सब तो होते ही हैं, बट इसके साथ साथ बहुत जहरीले, जिसके हम बिच्छू या फिर सांप कहते हैं, इनसे क्षति पहुँचने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। और इन केसेस में जहाँ आपको पता भी ना हो कि क्या आपको काटा है, फिर भी आप इन चीज़ों को ध्यान देना ज़रूरी है। ऐसे स्थिति में जहाँ आपको काटा हो तो आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। और इसके न काटने के लिए कुछ चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे आपके घर में जो साफ़ सफाई रखें, जहाँ जो खाने जो सांप या बिच्छू ये जो सब आपके घर में जो आते हैं, मेनली ये वहाँ जो खाना आप स्टोर करते हैं, जैसे आटा के लीजिए, गेहूँ के लीजिए, उसके पीछे पीछे चूहे आते हैं और चूहे को खाने के लिए फिर सांप घर में आते हैं। कुछ आपके घर में अगर मुर्गियाँ रखी हैं बाकी, तो उन चीज़ों के लिए भी ये सांप उनके तरफ खींचे चले आते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें घर में आजू बाजू में और घर के अंदर जो दीवारों में छेद हैं, वहाँ से भी सांप और बिच्छू आने का खतरा बहुत बना रहता है। तो ऐसी स्थिति में ये है कि ये सारी चीज़ें चीज़ों को देखा जाए। रात में सोते वक्त बहुत अच्छी तरह से मच्छरदानी, जो मच्छरों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, बट सांप और जो नॉर्मल कॉमन क्रेट जिसकी बाइट हमें कहते हैं, नॉर्मली उसकी बाइट भी मच्छर जैसी ही लग सकती है, बट ये वो सांप का खतरा हो सकता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि इन चीज़ों का आपको ध्यान रखा जाना चाहिए। और साथ ही ये भी कहा जाता है कि इस मौसम में जहाँ तक हो सके ज़मीन पर ना सोएं, क्योंकि वो भी एक बड़े खतरा
आपके लिए ला सकता है। आज हम टोटल हेल्थ में बात कर रहे हैं मच्छर के काटने से होने वाली बीमारियों से के बारे में, और ये भी समझ रहे हैं कि कैसे जहरीले जीव जंतुओं से इस मौसम में अपना बचाव किया जा सकता है। अगर ऐसा कोई जीव जंतु काट लेता है तो ऐसे में क्या करना है, ये भी विशेषज्ञों से जानेंगे। जैसा हमने आपको कार्यक्रम के शुरू में ही बताया था कि देश के अलग अलग भागों में मॉनसून की स्थिति अलग अलग है। आज हमारे साथ दो और जगह से विशेषज्ञ जुड़ेंगे, कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। डॉक्टर हितेन बनियाल हैं, स्टेट नोडल ऑफिसर नेशनल वेक्टर-बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत डॉक्टर हितेन आपका। और भोपाल से हमारे साथ हैं डॉक्टर चंद्रशेखर, रीजनल डायरेक्टर इन रीजनल ऑफिस ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मध्य प्रदेश। इन दोनों विशेषज्ञों से भी कुछ और जानकारी लेंगे और ये समझ लेंगे कि इन स्टेट्स में, इन राज्यों में क्या हाल है और हमारी तैयारी कैसी है। उससे पहले, क्योंकि जहरीले जीव जंतुओं का खतरा इस मौसम में बढ़ जाता है और आपके स्वास्थ्य को कई रूपों में प्रभावित कर सकता है, कुछ मामलों में जीवन के लिए खतरा भी उत्पन्न कर सकता है। आइए एक छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं और इस विषय में ले लेते हैं थोड़ी सी और जानकारी। बरसात के मौसम में कीट और जहरीले जंतुओं के काटने के काफी मामले सामने आते हैं। बारिश और बाढ़ के कारण जगह जगह पानी भरने से जंतु बाहर आ जाते हैं। ऐसे में किसी कीड़े या जहरीले जंतु के काटने की संभावना काफी बढ़ जाती है। बात चाहे कीड़े के काटने की हो या फिर सांप या बिच्छू जैसे जहरीले जंतु के काटने की, इसके विषय में जानकारी होना आवश्यक है। ऐसे में घाव पर कोई वस्तु लगाना या लापरवाही करना स्थिति को बिगाड़ सकता है। किसी कीड़े या जहरीले जंतु के काटने पर व्यक्ति को कहां ले जाएं, इलाज कैसे हो, इसके विषय में जानकारी होनी चाहिए। किसी जंतु के काटने पर सही इलाज न हो तो शरीर में जहर फैलने का खतरा हो जाता है। ऐसी स्थिति में लापरवाही का परिणाम घातक हो सकता है। जरूरी है कि कीड़े या जहरीले जंतु के काटने की स्थिति में लापरवाही न की जाए, सही और पूर्ण इलाज करवाएं। कीड़े या जहरीले जंतु के काटने से बचाव के लिए आवश्यक है कि बरसात के मौसम में घर के अंदर और आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, जूते पहनकर बाहर जाएं और सावधानी रखें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। ये तो बात हुई उन सावधानियों की जिनका पालन आप कर सकते हैं और जहरीले जीव जंतुओं की काटने से अपना बचाव कर सकते हैं। देश के कई भागों में भारी बारिश की स्थिति है और हिमाचल प्रदेश उनमें से एक है। तो सबसे पहले चलते हैं डॉक्टर हितेन बनियाल के पास। डॉक्टर हितेन, बहुत सारी घटनाएं इस बार हिमाचल से सुनने को मिली हैं, देखने को मिली हैं। भारी बारिश की स्थिति वहां बनी हुई है, क्लाउड बस्ट के भी कई मामले देखे गए हैं। ऐसे में क्या तैयारी है कि वेक्टर बोर्न डिजीजेस से बचाव के लिए सभी लोगों को जागरूक किया जाए? क्या एक्टिव एक्शन प्लान आप लोगों के पास है? जी मैम, अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की, इधर की भौगोलिक स्थितियों से भी सभी परिचित हैं। तो मैं अगर हम बात करें अवेयरनेस की, किसी भी प्रोग्राम में हमें जरूरत अवेयरनेस की डेफिनेटली मेन वही रहती है। इसके अलावा प्रोग्राम में आपका क्लिनिकल टेस्टिंग कैसे रह रही है और साथ में टेस्टिंग के साथ साथ आपका ट्रीटमेंट क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या हमारा जो स्टाफ है वो ट्रेंड है कि नहीं है। तो ये सारा जो है एक एक्टिव स्ट्रेटेजिक प्लान में हमारे रहता है। जैसे कि आजकल बारिशें चल रही हैं तो स्टेट हेडक्वार्टर की तरफ से जो है भारत सरकार की तरफ से भी हमें डायरेक्शन दी गई है कि इसको जो है सर्विलेंस के थ्रू ध्यान रखा जाए कि हमारे केसेस जो है वो रिपोर्टिंग बढ़ना नहीं चाहिए। अगर बढ़ रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली एक्टिविटी भी करना चाहिए। तो जैसे कि अवेयरनेस जो है इसका डेफिनेटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल पार्ट है, जिसमें अवेयरनेस में हम जैसे आजकल के जमाने में अखबार तो एक वो है, इसके साथ साथ सोशल मीडिया हैंडल्स भी जो है हमारे स्टेट नेशनल हेल्थ मिशन के सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, जहां से डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियोस, डिफरेंट टाइप ऑफ क्या नाम है, जानकारी से लोगों को अवगत कराया जाता है। उसके साथ साथ हम जो है हमारे जो जिला लेवल पे जो सीएमओ साहिबान हैं, तो हम उनको भी निर्देश करते हैं, जिसमें उन्हें बताया जाता है कि इस वक्त स्थिति क्या है और लास्ट ईयर की स्थिति से कंपेयर किया जाता है कि
कहीं इस वक्त हमारे जो केसेस हैं वो बढ़ना शुरू हुए थे, तो हमें उससे पहले ही, जैसे मैम ने भी बताया कि वेक्टर बॉर्न जो हमारे एंटोमोलॉजिकल सर्वेलेंस एक्टिविटीज हैं उनको बढ़ाया जाता है। जैसे कि हमारी आशास हैं, वॉलंटियर्स होते हैं हमारे पास लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो फील्ड में जाके जी। चेक करते हैं कि जो कोई इस तरह के ब्रीडिंग साइट्स जो होते हैं, जो जैसे अभी आपने हमें बताया भी कि टायर्स, कूलर्स वगैरह में, तो वो सब जो है वहां जाके चेक किया जाता है कि कहीं ऐसे इस तरह की एक्टिविटीज तो नहीं हो रही हैं। अब उस एक्टिविटी के भी हम इस तरह अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि जी आज वो टीम जो है आपके इस एरिया में आए, किसी पर्टिकुलर एरिया में जाके देखेगी, चेक करेगी कि किस तरह हम की ब्रीडिंग साइट जो है उनको चेक किया जाएगा और उन्हीं को जागरूक भी किया जाएगा, लोगों को पर्सनली जाके। जी। इसके साथ साथ एक जो बड़ी क्रूशियल एक्टिविटी जो डेंगू में अगर हम देखें, तो डेंगू में हम ये करते हैं कि हमारी, जैसे कि आपको पता है कि हिमाचल का बॉर्डर जो है हरियाणा और यूपी के और उत्तराखंड के साथ लगता है। जी। तो उसमें हमारे एक क्रॉस बॉर्डर मीटिंग्स होती हैं। क्रॉस बॉर्डर मीटिंग्स में पंजाब और हरियाणा का पिंजौर वाला एरिया, वो परवाणु के साथ जो है एक्टिविटी, जैसे आप हम ब्रीडिंग साइट को डिक्रीज करने के लिए फॉगिंग करते हैं, तो वो एक एक्टिविटी ऐसी है कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर उसको किया जाता है कि ताकि उसका निवारण जो है इकट्ठा एक साथ एक मुश्त जो है हो जाए। जी। ऐसे ही अगर केसेस दूसरी स्टेट में, नेबरिंग जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें बढ़ते हैं, तो हमें भी इसकी चेतावनी जो है टाइम बाउंड मैनर में मिल जाती है। साथ ही जिले, अगर मैं, ये तो स्टेट लेवल का है, अगर मैं जिला लेवल की भी बात करूं तो जिला लेवल पे भी एक तो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन डेफिनेटली होती है। साथ में उनका जैसे स्कूलों में जाके बच्चों को अवेयर करना, क्योंकि बच्चे भी एक अच्छे हेल्थ एम्बेसडर रहते हैं, तो वो बच्चों के पास भी अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि आपको किस तरह डेंगू से बचाव करना है। तो उसके बारे में जो है स्कूलों में भी इसके बारे में बताया जाता है। साथ साथ जो इसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स है जिसको जिलाधीश जो है हेड करते हैं, तो उसकी जो है रूटीन टाइम पे मीटिंग्स हमारे यहाँ होती रहती है, जिससे वो दूसरे डिपार्टमेंट्स, नॉट ओनली हेल्थ, स्वास्थ्य विभाग, इसके साथ साथ दूसरे विभाग जैसे पंचायती राज हो गया, जहाँ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वहाँ अर्बन डेवलपमेंट वाला हो गया, तो वो सब जो है मिलकर इस पे इकट्ठे काम करते हैं ताकि इसका जो है टाइमली निवारण किया जा सके। तो एक टीम वर्क है और इसमें कई विभाग एक साथ मिलकर अलग अलग लेवल पर काम कर रहे हैं, जिससे मच्छरों को पनपने से रोका जा सके, चाहे वो जिला पंचायत हो, चाहे ग्राम पंचायत हो, या फिर दूसरे राज्यों की सीमाएं हो, उन पर भी ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि मच्छर यहाँ से वहाँ जाते हुए या फिर बीमारी फैलाते हुए सीमाएं नहीं देखते। फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर हैं, बिहार से श्यामनाथ जी हैं फोन लाइन पर, उनका सवाल जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज। मैं हूं MDH बेसन, सुनहरे चने से बना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से पिसा, अब आया हूं आपके घर, पोषण से भरा, स्वाद में खरा। बीकानेरी चने की दाल से बना सर्वश्रेष्ठ बेसन, MDH बेसन। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पता है, आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट, कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना, खुद का बिजनेस, पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, आई एम डूइंग इट। मैं एक प्रिंसिपल मैडम, शी इज माय क्लाइंट। मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें।
ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मच्छर और कीड़ों से काटने से होने वाली बीमारियों से कैसे किया जाए बचाव, ये बता रहे हैं विशेषज्ञ। एक कॉलर हमारे साथ बिहार से श्यामनाथ जी हैं फोन लाइन पर। स्वागत आपका, सवाल पूछिए। हेलो श्यामनाथ जी, अगर आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो सवाल पूछें। हाँ मैडम, मेरा सवाल ये है कि बरसात का मौसम है, लगता है उनसे संपर्क हमारा अब नहीं है। डॉक्टर श्यामनाथ जी, आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं, पूछिए सवाल। हाँ, मेरा सवाल ये है कि बरसात के मौसम में गंदा पानी सब जगह लग गया है, तो मच्छर जो अभी काट रहे हैं, तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा मच्छर काटा है? डेंगू ने काटा है या साधारण मच्छर ने काटा है? डॉक्टर सुभाष गिरी, कैसे पता किया जाए कि जो मच्छर काट रहा है वो कौन सा मच्छर है? बहुत मुश्किल सवाल है वैसे ये। हाँ, कि मच्छर का तांडव यहाँ शुरू हो गया है जी। एक आमतौर पे पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि बोला जाए, मॉस्किटो काटने का कौन सा मच्छर आपको काट गया बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन यूजुअल जो हैबिट्स मॉस्किटोज की होती हैं उससे कुछ अंदाज़ा लगाते हैं, या उसकी फिर फार्दर मैनिफेस्टेशन जो इलनेस होती है उसकी वजह से हम अंदाज़ा लगाते हैं। जो डेंगू मच्छर है वो यूजुअली डे में काटता है, उसकी डे हैबिट है, वो साफ पानी में रहता है, वो घर में रहता है, आपकी सराउंडिंग में रहता है। यूजुअली जो पानी आपने कहीं किसी पर्पज़ के लिए इकट्ठा करके छोड़ दिया है, लगभग 5 से 7 दिन ज़्यादा पुराना पानी है, उसमें वो अंडे देता है, उसमें उसके बच्चे मतलब उसका प्यूपा बनता है, और फिर वो उसके लार्वे से और प्यूपे से मॉस्किटो पैदा होता है। उसका मॉस्किटोज यदि पहले उसका एग यदि इन्फेक्टेड है तो जो उससे जितना भी मच्छर पैदा होगा वो इन्फेक्टेड होगा, और ये इन्फेक्टेड मॉस्किटो जब घर में डे टाइम में काटते हैं तो इससे डेंगू होता है। डेंगू की जब इलनेस की हम बात करते हैं तो डेंगू 3 तरह से मैनिफेस्ट करता है। एक बहुत ही माइल्ड इलनेस होती है, हल्का फीवर होता है, हेडेक होता है, बॉडी एक होता है, और 3 से 4 दिन में वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। मॉडरेट इलनेस की बात करें तो उसमें हेडेक होता है सीवियर, फीवर ज़्यादा तेज़ होता है, बॉडी एक होता है और कई बार उल्टियाँ आती हैं, और वो भी 4 से 5 दिन में ठीक हो जाता है। इन दूसरी इलनेस में हल्का प्लेटलेट का कम होना भी पाया जाता है। जब हम सीवियर डेंगू की बात करते हैं तो ये वो कंडीशन है जब आपकी बॉडी में वायरस का जो होना ज़्यादा होता है नंबर, और दूसरा यदि पहले कभी डेंगू काटा है तो उन लोगों में ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स होते हैं। इसके अंदर प्लाज्मा लीकेज बॉडी के अंदर होता है और ये मल्टीपल ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट करने की इसमें संभावना हो जाती है। यहाँ पर बहुत तेज़ बुखार होता है, उल्टियाँ होती हैं, कुछ लोगों में दस्त लग जाते हैं, चक्कर आते हैं, बेहोशी हो जाती है, लीवर फेलियर का डर रहता है, किडनी फेलियर का डर रहता है, ब्लड प्रेशर भी फॉल कर जाता है, और ये बहुत ही सीवियर कंडीशन होती है। इसमें एकदम से हॉस्पिटल में जाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि मरीज़ के अंदर कोई दूसरा मतलब कोई मोर्टेलिटी या किसी तरह की वो कॉम्प्लिकेशन ना हो। जो भी पेशेंट जिनके अंदर प्लेटलेट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, इन पेशेंट्स में ब्लीडिंग की संभावना भी बढ़ जाती है, और जो डेथ देखने को मिलती है हमें जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग जैसे इंटेस्टाइन से हो जाए या ब्रेन में हो जाए या कई बार ब्लैडर से हो जाए, लोअर इंटेस्टाइन से हो जाए, तो इसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने से या तो डेथ होता है या फिर शॉक में यदि पेशेंट चला जाता है। जब प्लाज्मा लीकेज बहुत ज़्यादा होती है बॉडी में तो वो अपना ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं कर पाता, इसकी वजह से डेथ होने की संभावना होती है। दूसरे कारण जो होते हैं, मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन में जाता है पेशेंट डेंगू में, तो डेंगू की इलनेस को हम इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं और हमें ये अंदाज़ा होता है कि शायद ये मच्छर डेंगू की वजह से हुआ था। उसकी इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं तो कुछ एक इन्वेस्टिगेशन स्पेसिफिक है। शुरू में प्लेटलेट तीसरे दिन से कम होना शुरू हो जाता है और 7 दिन तक वो कम होने की संभावना रहती है। उसके साथ में हम कुछ टेस्ट करते हैं, NSN-1 एंटीजन है और एक IgM टेस्ट होता है इसके एंटीबॉडीज़ के लिए, वो दोनों एक्यूट स्टेज में पॉजिटिव मिलते हैं। जहाँ तक IgG की एक बात करते हैं तो वो भी इन पेशेंट में पॉजिटिव होने की संभावना होती है जिसमें पुराना डेंगू का फीवर हुआ होगा। IgG का रेलेवेंस ये रहता है कि इनमें कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो जब भी सीवियर डेंगू किसी को लगता है तो उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना चाहिए। आइडियली देखा जाए तो यदि हाई ग्रेड फीवर होता है तो हम उसको आज की डेट में 3-4 तरह के फीवर के साथ डिमार्केट करते हैं। एक सिंपल वायरल फीवर है जिसके आम तौर पे देखने में गला ख़राब होना, जुकाम होना, नाक से पानी बहना
और हल्का बुखार होना, ये चीज़ है जो कि घर पे आराम से ट्रीट किया जा सकता है और उसमें ऑन द काउंटर अवेलेबल क्रोसिन टैबलेट से आराम पड़ जाता है। यदि यही फीवर बहुत ज़्यादा तेज़ होता है और जुकाम कम है तो हम यहाँ डेंगू की एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी रखते हैं, क्योंकि वो 24 आवर तक फीवर चलता है और आमतौर पे कई बार मेडिसिन लेने से भी उसका रिस्पॉन्स कम आता है। यदि यही फीवर एक दिन छोड़ के या बीच में सिर्फ दिन में 1 घंटा या 2 घंटे के लिए आता है, जिसमें कि तेज़ बुखार होता है, ठंड लगती है और पसीने के साथ उतर जाता है, तो यहाँ हम मलेरिया के बारे में सोचते हैं। ऐसे ही फीवर कई बार कोई कहीं गंदा खाना यदि खाया है और डायरिया पहले आता है, आपको उल्टी ज़्यादा आ रही है और उसके बाद में फीवर चढ़ता है, तो वहाँ हम गैस्ट्रोएंटराइटिस या कोई टाइफाइड फीवर की बात करते हैं। तो डिमार्केट करना एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, उसमें क्लिनिकल नॉलेज और इन्वेस्टिगेशन दोनों ही साथ में मिलाई जाती हैं और उससे हम प्रोसीड कर सकते हैं जी। और इसके लिए आम जनता के लिए सिर्फ मेरा यही सजेशन है, यदि लो ग्रेड फीवर है, लगातार दिन में रहता है, तो आप घर पे रह के उसका इलाज कर सकते हैं। हाई ग्रेड फीवर है, ज़्यादा उल्टियाँ हो रही हैं, चक्कर आ रहे हैं, कोई बेहोशी लगती है, कहीं से खून आ रहा है, शरीर पे खून के चकते हैं, तो आप अपने हॉस्पिटल जाइए और डॉक्टर को दिखाइए। ये तमाम वार्निंग साइंस हैं जिनको आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। साथ ही इन बीमारियों को लेकर सतर्क रहना बहुत आवश्यक है। सतर्कता की शुरुआत होती है जानकारी लेने से। जानकारी लेने के लिए हमारे पास एक ईमेल आया है, अनूप कुमार जी का ईमेल है। डॉक्टर तनु ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से हमने पोलियो को इरेडिकेट किया है, क्या मलेरिया की वैक्सीनेशन का उपयोग किया जा सकता है और आने वाले समय में 2030 तक क्या मलेरिया को इरेडिकेट करने की संभावना हो सकती है? क्या ये संभव हो सकता है? जी देखिए, मलेरिया का जो प्रोग्राम है वो मलेरिया एलिमिनेशन के लिए चल रहा है और इस प्रोग्राम के तहत बहुत उपलब्धियां भी हासिल हुई हैं। अगर हम 2014-15 से बात करें, जब नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन लॉन्च हुआ था, तो तब से लगभग 80% कमी आई है मलेरिया के केसेस में और मलेरिया से होने वाली डेथ्स में। लेकिन ज़रूरी है कि हमको इनको ज़ीरो तक लेके जाना है, ज़ीरो केसेस और ज़ीरो डेथ्स तक लेके जाना है और जो SDG गोल्स हैं उसके तहत 2030 तक ये लक्ष्य हमको हासिल करना है। तो जैसा कि अभी तक सारी जानकारी मिली है कि मलेरिया जो है वो एक वैसे तो साधारण बीमारी है, लेकिन कभी कभी वो कॉम्प्लिकेट हो जाती है, खास करके फैल्सिपेरम मलेरिया। और अभी तक जो प्रोग्राम के तहत पाया गया है, जो इसका इलाज है, जो इसकी दवाइयाँ हैं, उससे अभी बहुत ज़्यादा कोई रेजिस्टेंस नहीं देखने को मिला है। तो वो इफ़ेक्टिव मेडिसिन हैं, पर कभी कभी लोग बहुत लेट कर देते हैं उस इलाज के लिए जाने में या उस दवाइयों को खाने में। खास करके अगर आप वाइवैक्स और फैल्सिपेरम मलेरिया, 2 तरह के जो मलेरिया होते हैं उनकी बात करें, तो इसमें जन भागीदारी की बहुत ज़रूरत है। 2-3 लेवल पे बहुत ज़रूरत है। एलिमिनेशन डेफिनेटली पॉसिबल है, लेकिन किस लेवल पे ज़रूरत है कि पहले तो घर के आसपास सफाई रखनी है, मच्छर पनपने नहीं देना है, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इसके लिए सरकार अथक प्रयत्न कर रही है। आप देखें कि इस मौसम में जगह जगह पर हमारे डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर्स जा रहे हैं, म्यूनिसिपैलिटीज़ अपनी एक्टिवेट हो गई हैं, उनकी रैपिड टीम्स जा रही हैं और हर जगह जैसे गार्डन्स हैं, पार्क्स हैं, घर के आसपास जमा हुआ कूड़ा है, गंदा पानी है, उसमें मच्छर की ब्रीडिंग को चेक किया जा रहा है। तो अगर वो ब्रीडिंग मिलती है तो उसके बहुत सारे उपाय हैं, केमिकल उपाय भी हैं और बायोलॉजिकल भी हैं, जिससे हम वो ब्रीडिंग को रोक सकते हैं। दूसरा है कि पर्सनल प्रोटेक्शन। आप लोग खुद अपनी हेल्थ का कैसे ध्यान रख सकते हैं। पूरी बाँह के कपड़े पहने, रात में मच्छरदानी में सोएं, जो कि आपको ना सिर्फ मच्छर से बचाएगा, बल्कि जैसा कि बताया गया कि अधिक जैसे स्नेक्स हैं या बाकी दूसरे जो कीटाणु हैं उनसे भी बचा सकता है जी। तीसरा उपाय ये है आपके पास कि आप अपने घर में कोई ना कोई ऐसा यूज़ करें, जैसे जाली लगी हो तो रात के टाइम में या दिन के टाइम में जाली बंद रखें ताकि मच्छर अंदर ना आए। और उसके बाद अगर बुखार हो जाए या मच्छर से आप संक्रमित हो जाएं मलेरिया से, तो इसका इलाज पूर्ण करें। क्या होता है कि कई बारी हम सोचते हैं कि 2 या 3 दिन में हम ठीक हो गए, खास के वाइवैक्स में आपको डॉक्टर 14 दिन की दवाई लिखता है, तो हमें लगता है 2-3 दिन बाद हम बेटर फील कर रहे हैं, अब 14 दिन कौन दवाई खाए, तो वो दवाई छोड़ देते हैं। उसमें क्या होता है कि मलेरिया रिलैप्सेस बहुत कॉमन हो जाते हैं, रिकरेंसेस कॉमन हो जाती हैं, क्योंकि मलेरिया का जो पैरासाइट है वो लिवर में जाके बैठ जाता है और फिर वो जैसे ही इम्यूनिटी लो होती है वो दोबारा आता है, तो ये रिलैप्सेस होते हैं और लोगों में मलेरिया उनके आसपास घरों में भी फैलना शुरू हो जाता है। खास के अगर कोई संक्रमित है तो उसको एक काम ज़रूर करना चाहिए कि ख़ुद को मच्छरदानी के अंदर रखे ताकि अपने आसपास में मलेरिया ना फैले। तो इसमें जन भागीदारी की बहुत ज़रूरत है और ये ज़रूर पॉसिबल है कि हम मलेरिया पे फतह पा सकें, लेकिन उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सब लोग एक प्रिकॉशंस लें और सरकार की तरफ से ये अथक प्रयास किए जा रहे हैं कि 2030 तक हम लोग
एलिमिनेट कर सकें मलेरिया को। जी डॉक्टर अजीत, आपके लिए एक प्रश्न है। रश्मि जी का सवाल है, वो ये कह रही हैं कि मान लीजिए पानी भरा होता है, इनके एरिया में एक ऐसी घटना हुई है कि किसी जंतु ने काटा है, अब पानी भरा होने की वजह से पता ही नहीं चला है कि किसने काटा है। ऐसे में अगर सिर्फ निशान दिखता है तो करना क्या है, फर्स्ट एड के तौर पर क्या किया जा सकता है? और जो तमाम बातें होती हैं कि अगर सांप ने काटा है तो उस जगह को या तो कट लगा दीजिए, खून निकल जाएगा तो जहर का असर कम हो जाएगा, क्या इस तरह की चीज़ें काम करती हैं? और क्या फ़र्क रहता है अगर सांप ने काटा हो या बिच्छू ने काटा हो? फर्स्ट एड कैसे तय किया जाएगा? तो पहला आपका जो सवाल है कि आपको पता ही नहीं है कि आपको किस चीज़ ने काटा है, तो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको तुरंत मेडिकल सलाह की ज़रूरत होती है, क्योंकि सांप की काटने के जो लक्षण हैं कुछ मिनटों से घंटों में ही आ सकते हैं। बिच्छू का भी विदिन 15 मिनट्स भी आपको सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे कि जी घबराना, उल्टी होना, बस्त होना, ये सब बिच्छू काटने के बाद होते हैं। सांप काटने के बाद जिसे हम न्यूरोटॉक्सिक स्नेक पॉइजनिंग कहते हैं, जिसमें कि आपको तुरंत ही आपकी आंखें बंद होने होना, जी घबराना, ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो सांप काटने के बाद, बिच्छू काटने के बाद तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना है। बट एज अ फर्स्ट एड जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है कि आपको तुरंत ही उस आदमी को बताना चाहिए कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे देश में भले ही 2260 से ज़्यादा प्रजातियां हैं सांप की, लेकिन जो मेडिकली इम्पोर्टेंट जिसे कहते हैं विनोमस स्नेक्स, वो 15 से 20 की प्रजातियां हैं। तो मोस्ट ऑफ द जो स्नेक बाइट्स होती हैं वो नॉन विनोमस होती है, जिसका शरीर पे ज़्यादा असर नहीं होता है। चलिए ये अच्छी बात है डॉक्टर अजीत, लेकिन क्या अगर व्यक्ति घबरा जाता है क्योंकि उसे नहीं पता है कि सांप जहरीला है, और अगर सांप दिख जाए तो काटा किसी ने भी हो, लगेगा सांप ने ही काटा है, अगर घबराहट होती है, एंग्जाइटी होती है, तो क्या प्रभाव अधिक हो सकता है या स्थिति बिगड़ सकती है? तो प्रभाव ऑब्वियसली, क्योंकि ये सिस्टम जो है हार्ट्स को अफेक्ट करता है, तो इसके लिए इसका प्रभाव ज़्यादा भी हो सकता है, और मेडिकल डॉक्टर को उसके सिम्टम्स रिकॉग्नाइज करने में डिफ़िकल्टी भी हो सकती है अगर वो आदमी, तो इसलिए उसको शांत करें। दूसरा, सांप को पीछे मत पड़े कि उसको पकड़ के लेके जाना, ये बहुत ही एक हमारे अंधविश्वास, हमारे धारणा है। तो सांप के पीछे भागना, उसे पीछे भागने से आपको खुद और काट सकता है, और उससे ज़्यादा उसमें मेडिकल इसमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। तो आप पहले तो उस आदमी को जिस भाग को काटा है उस भाग को एक हिलाए नहीं, क्योंकि हिलाने से और वो स्प्रेड ज़्यादा हो सकता है। तो उसको एक लकड़ी के फट्टे से बांध के आप उसको स्थिर कर सकते हैं अगर वो पैर में है। उसके आजू बाजू में जो भी बेल्ट हो या फिर कोई घड़ी हो, वो सब आप निकाल सकते हैं। उसको ऐसे लेफ़्ट लैटरल जो बाई तरफ आप सुला के ऐसा उसको तुरंत ही एम्बुलेंस में इमीडिएटली ट्रांसफ़र करना होता है, जहाँ एंटीवेनम, स्नेक एंटीवेनम की अवेलेबिलिटी हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम लोग ऐसी जगह हमारे यहाँ झाड़ फूक वालों के पास ले जाने की बहुत ज़्यादा भावना है। उसके वजह से बहुत बार लोग बहुत लेट पहुँचते हैं, और उस टाइम ये जो स्नेक एंटीवेनम जो ओनली मेडिकेशन है उसका फिर असर होता नहीं है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लोगों को तुरंत ही पता हो कि कहाँ जाना है, क्या करना है। और हमारे यहाँ जो कॉमन चीज़ें होती हैं जो शायद सोशल मीडिया और टीवी चैनल्स की वजह से, टीवी के मूवीज़ के वजह से स्प्रेड हुई हैं, कि वो काटने की कोशिश करते हैं, चूसने की कोशिश करते हैं, वहाँ कुछ लगाने की कोशिश करते हैं, इससे घाव ज़्यादा बढ़ता है और वो विनोम ज़्यादा बॉडी में स्प्रेड होने की शंका रहती है। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसमें लोग बांधने की कोशिश करते हैं, टर्निकेट जिसे हम कहते हैं, वो हमारे यहाँ हम इंकरेज इसलिए नहीं करते कि उससे ज़्यादा ब्लड फ्लो स्टॉप होने के उस भाग को वो मृतवत होने, वो उसका ज़्यादा ख़राब होने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उस घाव पे कुछ मत लगाएं, उसको खाली स्थिर रखें और तुरंत से तुरंत आइडियली 4 व्हीलर, जहाँ 4 व्हीलर में ट्रांसफ़र करने की कोशिश करें। अगर उस जगह कोई भी संसाधन नहीं है, अगर आप 2 व्हीलर पे उस पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उसके पीछे कोई आदमी एक बैठे, उसको सपोर्ट दे और उसको तुरंत ही नज़दीकी अस्पताल में लेके जाए ताकि उसका सही इलाज हो सके। जी, और इससे जुड़ा एक ईमेल भी था वीके दुबे जी का, जबलपुर से ईमेल था। वो ये जानना चाह रहे थे कि क्योंकि मध्य प्रदेश के कुछ ज़िलों में लिख रहे हैं कि सिंगरौली ज़िला है, सांप बहुत निकलते हैं और पहली बारिश के बाद ही काफ़ी मामले आते हैं, तो ऐसे में ऑन स्पॉट या फर्स्ट एड के तौर पर क्या करना चाहिए? तो आपको हम आशा करते हैं कि आप विशेषज्ञ के द्वारा आपको पूरा जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर अजीत ने विस्तार से समझा दिया है। फिलहाल एक कॉलर है यतेंद्र सिंह, यतेंद्र जी है फ़ोन लाइन पर, राजस्थान से कॉल कर रहे हैं। यतेंद्र जी, स्वागत आपका, पूछिए सवाल।
मेरी पत्नी को आज से 9 महीने पहले चिकनगुनिया हुआ था जी, लेकिन उसके जॉइंट्स जो है अभी भी उतनी ढंग से पेन कर रहे हैं, तो ये कितना टाइम तक इसका असर रहता है? उनकी एज कितनी है और क्या पहले से कोई जॉइंट प्रॉब्लम थी उन्हें? हाँ, उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस है और उनकी उम्र 65 साल है। डॉक्टर गिरी क्या कहना चाहेंगे? जी, चिकनगुनिया में जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत कॉमन है और बहुत लंबे टाइम तक कई बार उसका डिसेबिलिटी या जो भी इफ़ेक्ट्स रहते हैं। और जिन लोगों को रिमेटॉइड आर्थराइटिस है या जॉइंट्स की दूसरी प्रॉब्लम है ऑस्टियोआर्थराइटिस है, इन लोगों में चिकनगुनिया का इफेक्ट ज़्यादा लंबे टाइम तक रहता है। तो आपको सलाह दूंगा कि आप अपने किसी डॉक्टर को रेगुलरली दिखाइए। ये इलाज इसका संभव है। हमारी सोसाइटी में आम तौर पे विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा है। विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन, कैल्शियम और कई बार कुछ पेन किलर लोकल एप्लीकेशंस दी जा सकती हैं, जिसकी वजह से आपके जॉइंट्स दोबारा से नॉर्मल शेप ले लेंगे। जी, और हमारे साथ भोपाल से विशेषज्ञ जुड़े हैं डॉक्टर चंद्रशेखर, रीजनल डायरेक्टर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से। डॉक्टर चंद्रशेखर, बहुत स्वागत। क्या स्थिति बताना चाहेंगे? पिछले वर्षों की अपेक्षा इस बार की तैयारी कैसी है और कितनी अच्छी तरह से, बेहतर तरह से एज अ टीम वर्क, जैसा डॉक्टर हितेन भी कह रहे थे, आप लोग प्रयास कर रहे हैं? जी, तो डॉक्टर हितेन साहब ने, जो मेरे साथी ने जो प्रयास बताए, वो सारे प्रयास मध्य प्रदेश में किए जा रहे हैं, जिसका नतीजा है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल मलेरिया के केसेस में गिरावट देखी जा रही है। और डेंगू के बारे में ये कहा जा सकता है कि पिछले 2-3 महीनों से केसेस बढ़ रहे थे, लेकिन जुलाई और अगस्त महीने में इसमें भी गिरावट दिखी जा रहे हैं, क्योंकि इसके लिए अत्यधिक प्रयास किए जा रहे हैं। मेरे साथी ने जो बताया, उसके अलावा मैं कुछ और प्रयास जो हम कर रहे हैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ। डेंगू के बारे में खास करके जो हमने प्रॉब्लम नोटिस की है वो है एक तो माइग्रेशन, जो बाहरी जिलों से या राज्यों से लोग आते हैं काम करने के लिए, वो एक माइग्रेशन का प्रॉब्लम। दूसरा अर्बनाइजेशन का प्रॉब्लम है। और तीसरा हमने देखा कि कुछ ऐसे जल स्रोत होते हैं जिन्हें मिटाए नहीं जा सकते हैं, जो बड़ी मात्रा में होते हैं। तो उसके लिए हम क्या प्रयास कर रहे हैं, तो जो ऐसे जल स्रोत है जिसे मिटाए नहीं जा सकते, वहाँ पर हम ऑयल बॉल्स का उपयोग किया जा रहा है। नगर निगम को हमने इसके लिए ट्रेनिंग दी थी। नगर निगम इसका एक प्रोडक्शन कर रहा है और उसका इस्तेमाल कर रहा है। ऑयल बॉल्स होता क्या है, ऐसे जल स्रोत जिसको मिटाया नहीं जा सकता है, उस पर ऑयल बॉल्स जब डालते हैं तो उसमें उस पानी के ऊपर एक तेल का एक लेयर बन जाता है। उससे होता क्या है कि उससे मच्छरों के जो लार्वा पानी के अंदर होते हैं, वो उनको सांस लेने के लिए पानी के सतह पे आने की आवश्यकता होती है। तो जब ये ऑयल बॉल की वजह से जब तेल का एक लेयर बन जाता है, तो वो सांस नहीं ले सकते हैं और लार्वा मर जाते हैं। ये एक तरीका हम अपना रहे हैं। उसी के साथ साथ जो गम्बूशिया मछली होती है, लार्विवोरस फिश जो होती है, लार्वा खाने वाली मछलियाँ, उनका भी हम संचयन कर रहे हैं अलग अलग जगह पे, चिन्हित जगहों पे, और इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और ऐसे स्रोत जिसे मिटाया नहीं जा सकता, वहां पर हम गम्बूशिया फिश का भी प्रयोग कर रहे हैं, ताकि वो लार्वा को खत्म कर दे। जी। और एक प्रयास मैं बताना चाह रहा हूँ, जिसको हम कहते हैं फ्राइडे ड्राई डे। जैसे कि डॉक्टर तनुजन मैडम ने बताया कि ये जो मच्छर है वो 1 हफ्ते के अंदर इसकी एक नई जनरेशन निकल के आ जाती है। अगर हमने 1 हफ्ते के अंदर ही इस जनरेशन को मिटाना है, तो हम लोगों ने हमारा प्रयास किया है फ्राइडे और ड्राई डे। तो हमने एक दिन, हफ्ते का मतलब फ्राइडे, शुक्रवार को डिसाइड किया है कि सारे बर्तन जो है जिसमें पानी संचयन किया जाता है, उसे खाली एम्प्टी किया जाएगा और उसे अच्छी तरह इसके साफ करके कपड़े से पोंछ करके फिर उसे रिफिल किया जाएगा। तो इससे होगा क्या, इससे जो मच्छर के अंडे हैं, लार्वा है, वो सारे विनिष्टीकरण उसका हो जाएगा। इसके साथ साथ भीड़ भाड़ वाले जो स्थान हैं, जैसे बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, इन स्थानों पर भी हमने स्टॉल्स अरेंज किए हैं। इस स्टॉल्स में हम इन बीमारियों के, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, इन बीमारियों के रोकथाम हेतु क्या किए जा सकता है और क्या किया नहीं जाना चाहिए, इसके बारे में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। पम्पलेट दिए जा रहे हैं, उनके सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं, जिसका हमें बहुत अच्छे से रिस्पांस मिला है।
जी, और इन्हीं जितने प्रयास हैं इन्हीं के माध्यम से न सिर्फ जागरूकता फैलाई जा रही है बल्कि ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि मच्छर पनपे ना, और जहाँ जहाँ पर हो सकते हैं ऐसे में पूरे सुपरविजन के तहत वहाँ पर मच्छरों को पनपने से रोका जा सके। तो एक बहुत ही अच्छा प्रयास है और सभी की सुरक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण भी है। फिलहाल छत्तीसगढ़ से एक कॉलर हमारे साथ हैं, आशीष जैन जी हैं फोन लाइन पर। मिस्टर जैन, बहुत स्वागत, पूछिए सवाल। आशीष जी सवाल पूछें। उनसे लगता है संपर्क टूट गया है। डॉक्टर तनु जैन, क्या बताना चाहेंगी? जितने प्रयास गवर्नमेंट की तरफ से भी किए जा रहे हैं, इंडिविजुअल लेवल पर भी सभी के लिए अपनी अपनी ओर से कहा जाता है कि डूइंग आवर ओन बिट, वो कितना ज़रूरी है? क्योंकि सिर्फ जिम्मेदारी सरकार की नहीं है और न ही सभी की भागीदारी के बिना ये जो टारगेट है हमारे सामने अपने आप को सुरक्षित रखने का, इसको पूरा किया जा सकता है। जी बिल्कुल, और मैंने पहले भी बताया कि इसमें जन भागीदारी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जहाँ पे 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है और अगर 1.4 बिलियन पॉपुलेशन ये ठान ले कि हमें अपना सराउंडिंग्स को क्लीन रखना है, हमें अपने घर के अंदर, जैसे डॉक्टर गेडाम ने बताया कि जैसे फ्राइडे ड्राई डे या एनी डे आप कोशिश करें कि अपने घर के आसपास कुछ 1 घंटे के लिए थोड़ा सा एक चक्कर लगा के या घर के अंदर देख लें कि कहीं पर ऐसा तो नहीं पानी ठहरा हुआ है या रुका हुआ है जिसमें ब्रीडिंग हो रही है। और आपको जान के बड़ी हैरत होएगी कि बहुत पढ़े लिखे और बहुत समझदार और इवन डॉक्टर्स कई बारी हमारे ध्यान से उतर जाता है, क्योंकि वो ऐसी ऐसी जगहों पे, जैसे डेंगू का मच्छर, एक छोटा सा अगर कैप भी बाहर रह गया बॉटल का, जो एक बहुत छोटा सा कैप होता है, उसके अंदर भी अगर पानी रुक गया 1 हफ्ते तक तो वहाँ भी ब्रीडिंग हो जाती है। खास करके इंपॉर्टेंट होती हैं कंस्ट्रक्शन साइट्स, हम वो भूल जाते हैं। जैसे हमारे घर के आसपास ही कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वहाँ पे इस तरह की बहुत सारे चीज़ें होती हैं जिसके अंदर पानी इकट्ठा हो सकता है। जैसे कंस्ट्रक्शन के लिए लोग बाल्टियाँ या बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इनके तसले होते हैं, वो सब रखते हैं और वो खुले रखे रहते हैं, उसके अंदर पानी जमा हो जाता है और बारिश शुरू हो गई और 1 आध हफ्ते तक या तो कोई फेस्टिवल हो गया, लेबर चली गई, वर्कर्स चले गए, या जो आर्टिफिशियल वाटर बॉडीज़ बनाते हैं वो पानी इकट्ठा करने के लिए, उसके अंदर भी जो पानी जमा होता है उसमें बहुत ब्रीडिंग हो जाती है। तो इसीलिए अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का जुड़ा रहना बहुत ही एक महत्वपूर्ण हो जाता है और साथ साथ जानकारी और जागरूकता सब लोगों में होना बहुत ज़रूरी है। और अगर इसके लिए कोई जानकारी लेना चाहता है तो कहाँ संपर्क करें? वैसे तो देखिए जगह जगह पे जानकारी दी जा रही है, जैसे आपके प्रोग्राम के माध्यम से, और आजकल आप देखेंगे तो लगभग हर टीवी चैनल पे या रेडियो के माध्यम से बहुत सारी जानकारी दी जा रही है। बाकी जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की वेबसाइट है या यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर लगातार इस तरह के वीडियोज़ और ऑडियोज़ चलाए जाते हैं। और साथ ही जैसे नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम है, उसकी भी आप वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं। उसकी वेबसाइट पे भी ये सारे वीडियोज़ और आईसी मटेरियल, जैसे जानकारी के लिए जो पोस्टर्स हैं, चार्ट्स हैं, वो सारे अवेलेबल होते हैं। और ये लगभग हम सारी ही रीजनल लैंग्वेजेस में स्टेट्स के साथ शेयर कर देते हैं मॉनसून शुरू होने से पहले, और फिर वो स्टेट्स अपने अपने माध्यम से अलग अलग चैनल्स के थ्रू वो लोगों तक पहुंचाते हैं। तो इसकी जानकारी, जितनी भी तमाम जानकारी है वो सरल सुलभ तरीके से सभी लोगों के पास पहुंच सके। अब जानकारी तो आपके पास पहुंच रही है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये हम पर निर्भर करता है और इसके लिए हम सभी को जागरूक भी रहना है, सतर्क भी रहना है। फिलहाल हिमाचल प्रदेश मंडी से कॉल कर रहे हैं नरेंद्र नेगी जी, बहुत स्वागत आपका। क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार मैडम, मैं हिमाचल प्रदेश के सरघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ जी। मैडम, मेरा सवाल ये है कि हमारे यहाँ पहाड़ों पर आजकल एक नई बीमारी स्क्रब टाइफस बताया रहे हैं, जिसको जो घास और खरपतवार में छिपे हुए टिश्यू से फैल रही है, जिसका डेथ रेट 50% से ऊपर हो चुका है। मतलब कुल बीमार होने वाले 50% लोग जो है उससे मर जाते हैं। तो ये इसके जो आईजीएमसी शिमला से लेकर के बाकी अस्पतालों में लोग एडमिट हैं और इसका जो लक्षण और वो है वो चिकनगुनिया और मलेरिया की तरह होते हैं। तो इसका कारण, निवारण और इसके लक्षण इनसे अवगत करवाएं बारी बारी से भी डॉक्टर से, क्योंकि ये मतलब एक बहुत ही अजीबोगरीब और नई किस्म की बीमारी है जो 4-5 साल से यहाँ पर फैल रही है। जी, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। डॉक्टर हितेन, क्या कहना चाहेंगे आप? किस तरह से इस समस्या के लिए उपाय किए जा रहे हैं और आगे होने चाहिए?
ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है उन्होंने। हमारे यहाँ पे स्क्रब टाइफस एक है, बीमारियां रहती है और आजकल चल भी रहे हैं स्क्रब टाइफस के केसेस। अगर इसके बारे में मैं कहूँ, हिमाचल में हमारे डेफिनेटली टेस्टिंग साइट्स तो हमारे पास है, सारी मेडिकल कॉलेज सब जगह टेस्टिंग हो रही है, लेकिन जी इसका किस तरह लक्षण देखे जाते हैं तो इसमें एक खासकर बुखार, हाई ग्रेड फीवर रहता है, और इसके साथ साथ इसमें एक मच्छर, उसे स्क्रब जो माइट होता है एक, वो माइट काटता है। उस माइट के काटने से 2 निशान पड़ते हैं जिन्हें ब्लैक इश्कार कहा जाता है। तो वो ऐसी जगह होते हैं कि आपको एक मतलब खुद अगर आप अपने आप को शीशे में देखेंगे तो आपको वो नजर नहीं आते, वो ऐसी जगहों पे होते हैं जी। तो इसमें हाई ग्रेड फीवर होता है, लेकिन अगर इस फीवर को टाइमली अगर आप हॉस्पिटल आ जाएं, क्योंकि इसमें हमने स्टेट के सर से हमने डायरेक्शंस दी हैं सभी प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र से लेके मेडिकल कॉलेजेस तक कि डॉक्सीसाइक्लिन जो है, इसका जो ट्रीटमेंट है डॉक्सीसाइक्लिन या फिर एजिथ्रोमाइसिन, तो उसका जो है हमने इंश्योर किया है कि उसकी अवेलेबिलिटी हर हॉस्पिटल में रहे, और कोई भी इस टाइम पे अगर फीवर का केस आता है तो उसे हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि हम उसे डॉक्सीसाइक्लिन पे ही डालें। उसके बाद ही चाहे अगर हमें लग रहा है कि क्लिनिकली की बहुत ज्यादा सीरियस है तो हम उन्हें हायर इंस्टीट्यूशंस को रेफर करते हैं। अगर हम इसकी भी बात करें कि इसके साथ साथ हायर इंस्टीट्यूशंस में तो इलाज उनका होता ही है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा क्रूशियल है कि एक सर्टेन टाइम में जब आपको लगे एकदम हाई ग्रेड फीवर है तो जरूर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं। इसके अगर हमें बचाव की बात करें, देखिए अब बरसात का सीजन चल रहा है तो घास के लिए खेतों में हम जाते हैं, चाहे घास के लिए जाएं चाहे वैसे भी, क्योंकि खरपतवार बहुत ज्यादा होता है इस टाइम पे। तो सबसे पहले ये ध्यान रखें कि अपने घर के पास कोई भी खरपतवार जो है नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो है पत्तों के माध्यम से ये जो माइट है ये बॉडी में लगता है। अगर आप खेतों में जाते हैं तो हमेशा लंबे आस्तीन वाले कपड़े पहने, साथ में जो अगर आप जूते पहनते हैं तो ये रहेगा कि आपके सारे अंग जो हैं ढके होने चाहिए। इसके साथ साथ हम जब भी जैसे पशु के लिए घास वगैरह लेके आते हैं तो उसके बाद जब हम वापस आए तो आपने तुरंत जो है स्नान जो है जरूर करना है साबुन के साथ, ताकि आपके जो भी अगर इस तरह के माइट है आपके ऊपर तो वो इजीली चला जाएगा। इसके साथ साथ सरकार ने एक प्रयास और भी किया है, वो ये है कि हमारे जो भी पॉजिटिव केसेस आते हैं या अकस्मात किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस केस में हमने एक केस बेस्ड सर्वेलेंस हमारे स्टेट में लगाया है, जिसमें हम ये देखते हैं कि कहाँ से पॉजिटिव केस किस गांव से है, फिर उस गांव में जाके ये जिला और खंड स्तर पे किया जाता है कि उस ब्लॉक में उस गांव में जाके सारे फीवर के जो केसेस होते हैं उनकी सर्वेलेंस की जाती है। इसके लिए स्पेशल टीम गठित की गई है और नोटिफाई की गई है स्टेट की साइड से, जिसमें कहा गया है कि जिसमें जो है एक मेडिसिन स्पेशलिस्ट कह रहे हैं कि जो समस्या है उसको जहां तक हो सके नियंत्रित किया जा सके, और उससे बेहतर है कि जो विशेषज्ञ ने सावधानियां बताई हैं उसका आप पालन करें, क्योंकि बचाव अगर हो जाता है तो समस्या और जटिलताएं दोनों को दूर रखा जा सकता है। टोटल हेल्थ में आज हम बात कर रहे हैं मच्छर और कीड़ों से काटने से होने वाली बीमारियों के इलाज और बचाव के बारे में। कुछ और जानकारी विशेषज्ञों से इस छोटे से ब्रेक के बाद। सब आ गए? हाँ दादाजी। सब आ गए, लेकिन स्वाद नहीं आया। अब आया असली स्वाद। हाँ, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH टाइम पे खा लेना, और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ,
मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। आज हम विशेषज्ञों से जान रहे हैं कि कैसे वेक्टर बोर्न डिजीजेस से बचाव किया जा सकता है और कैसे बच सकते हैं आप जहरीले जीव जंतुओं के काटने से। डॉक्टर तनु, एक ईमेल जो हमारे पास आया था, मलेरिया वैक्सीन के बारे में जानना चाह रहे थे, साथ ही क्या संदेश आप हमारे सभी व्यूअर्स को देना चाहेंगी, कैसे अपना बचाव किया जा सकता है और अपना प्रयास भी किया जा सकता है इन बीमारियों से बचने के लिए? जी, तो पहले मैं मलेरिया वैक्सीन के बारे में बता दूं क्योंकि ये बात बार बार आती है। जी, तो मलेरिया की वैक्सीन ज़रूर है, लेकिन वो वैक्सीन जो है इफ़ेक्टिव होती है अंडर 5 में, और जहाँ पे अंडर 5 मोर्टालिटी ज़्यादा है, यानी 5 साल से कम के बच्चों में जहाँ पे डेथ्स ज़्यादा होती हैं या बहुत सीवियर केसेस देखने को मिलते हैं, उन जगहों पे मलेरिया की वैक्सीन की यूटिलिटी है। पर इंडिया में ऐसा नहीं है। हमारी टोटल डेथ्स अराउंड 83 से 100 रिपोर्ट होती हैं साल में। मलेरिया का बहुत इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है और बहुत अच्छी हमारे डॉक्टर्स की स्किल है आजकल जो कि उनको ट्रीट कर पाते हैं। तो यहाँ पे ये वैक्सीन इतनी इफ़ेक्टिव नहीं रहेगी और इतनी कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं रहेगी, क्योंकि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को आपको वैक्सीनेट करना पड़ेगा। और ये मलेरिया से नहीं बचाती है, ये मलेरिया के गंभीर लक्षणों से और मलेरिया से होने वाली मृत्यु से बचाती है। तो इसलिए इंडिया में इस वैक्सीन की बहुत अभी ज़रूरत नहीं है। जी। दूसरा, अगर बहुत से लोग डेंगू वैक्सीन के बारे में भी पूछना चाहते हैं, तो डेंगू वैक्सीन का एक ट्रायल चल रहा है, फेज़ 3 ट्रायल जो ICMR कर रहा है, और इस फेज़ 3 ट्रायल के जैसे रिजल्ट्स आते हैं वो बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है। तो हो सकता है आने वाले टाइम में हमारे पास एक अच्छी वैक्सीन की उपलब्धता हो। लेकिन जब तक ये सब चीज़ें नहीं आती, हमारे यहाँ पे केस मैनेजमेंट की वजह से डेंगू में भी अगर आप देखें तो केस फैटालिटी रेट जैसे लास्ट ईयर हमारा 1 से कम बना हुआ था, बल्कि 0.13 था, जबकि एक ज़माने में बहुत केसेस में डेथ्स देखी जाती थी। आज वो नहीं देखी जाती क्योंकि नेशनल लेवल पे स्तर पे गाइडलाइंस बनी हैं और उसकी वजह से हम प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं। पर जब तक ये सब चीज़ें हम वैक्सीन्स नहीं आती हैं या ज़रूरत नहीं है, ये सिंपल सी बीमारियां हैं जिनको सिर्फ सफाई रखने से और जो हमने आज डिस्कस किया, जितनी सावधानियां बताई, अगर आप उनको बरतें तो ज़रूर आपके घर में ऐसा नहीं होगा। जैसे कि एक कॉलर ने चिकनगुनिया बताया, अगर उनके घर में चिकनगुनिया हुआ है तो आई एम श्योर जिसके घर में भी ये वेक्टर जनित रोग हुए हैं वो लोग एटलीस्ट इसके एक माध्यम से एक प्रचार करें और बताएं कि इससे कैसे बचा जा सकता है, ताकि आगे लोगों को इस तरह की बीमारियां ना हों। डॉक्टर अजीत, क्या संदेश रहेगा आपका सभी के लिए? क्या प्रिकॉशंस आपने बता दिए हैं सारे कि क्या रखने चाहिए, क्या कहना चाहेंगे एक वाक्य में? अगर सांप और बिच्छू के बारे में बात की जाए, मानसून के सुरक्षित मानसून के लिए ज़रूरी है कि जब भी आप घर से बाहर निकले तो टॉर्च लेके ज़रूर निकले। आप ज़रूर जूते पहने ताकि आपको कोई अगर कीट काटने की संभावना कम हो। और कोई भी आप अगर जूते पहन रहे हो, घर सुबह अगर चूल्हा साफ़ कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में पहले देख ले, पत्थर उठाने के पहले या फिर किसी लकड़ी के ढेर में हाथ डालने के पहले ज़रूर उसको देख ले अच्छे से कि कोई वहाँ सांप या बिच्छू ही नहीं। इस अगर आपको लेकिन काट जाता है तो डरना घबराना नहीं है। सुरक्षित इलाज के लिए तुरंत किसी भी अस्पताल में, नज़दीकी अस्पताल में जाना है और तुरंत हमारे यहाँ 108 एम्बुलेंस जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा चलाई जा रही है, उसका तुरंत लाभ लेके आप एक एम्बुलेंस बुला के आप तुरंत ही ऐसे जहरीले जानवरों के काटने के बाद प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार केंद्र पर पहुँच सकते हैं और सही इलाज ले सकते हैं। डॉक्टर गिरी, क्या संदेश रहेगा आपका सभी व्यूअर्स के लिए? हालांकि बहुत सारी सावधानियां हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं, टेक होम मैसेज के तौर पर क्या कहना चाहेंगे? हमें अपना एनवायरनमेंट क्लीन रखना चाहिए, अपने घर के अंदर भी और बाहर भी। पानी इकट्ठा ना होने दें, मच्छर पनपने ना दें और मॉस्किटो बाइट को अवॉइड करने के लिए जो एडिकेट प्रिकॉशंस हैं वो लें। इसके साथ ही एक दूसरा मैं पहलू यहाँ टच करना चाह रहा था, जो मेरे साथी ने अभी बोला भी है जी, कि स्नेक बाइट में आमतौर पे हमारे बहुत सारे लोग ये तंत्र मंत्र और झाड़ फूंक में पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे बहुत नौजवान जो खेतों में या जो लेबर फोर्स है वो अपनी जान खो देती है। वो झाड़ फूंक वाले लोग इस बात का फ़ायदा उठाते हैं कि 80% से ज़्यादा सांप बिना जहर वाले होते हैं, और जो 80% सांप का क्राइटेरिया जैसे अपने आप जो मरीज ठीक हो जाता है वो उस चीज़ का फ़ायदा लगा के ये बोलते हैं कि मैंने ठीक कर दिया। ये इन लोगों की खुद की जिम्मेवारी भी बनती है कि लोगों को बेवकूफ़ ना बनाएं। जब भी सांप काटे, उनको नहीं पता है कि जहरीला सांप है या दूसरा है, वो इमीडिएट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या किसी बड़े हॉस्पिटल में जाएं। हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में स्नेक विनम अवेलेबल है, एंटी स्नेक विनम अवेलेबल है, और स्नेक का पूरा
इलाज अवेलेबल है। स्नेक से हमारे यहाँ डेथ नहीं होनी चाहिए यदि हम टाइम पीरियड रीचिंग टू दी हॉस्पिटल को कम कर पाएं। इसके लिए 108 एम्बुलेंस का भी यूज करें या अपने पर्सनल वाहन से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचे। कभी भी किसी झाड़ फूक के चक्कर में टाइम वेस्ट ना करें। जी, समय का बहुत महत्व है, चाहे बात हो जीवन की या फिर जीवन को बचाने की। और फिलहाल टोटल हेल्थ में समय हो गया है आपसे अलविदा कहने का। बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे अपने तमाम विशेषज्ञों को। डॉक्टर हितेन बनियाल जो हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ थे, डॉक्टर चंद्रशेखर एमपी भोपाल से, डॉक्टर सुभाष गिरी, डॉक्टर तनु जैन, डॉक्टर अजीत शेवाले, आप सभी ने विस्तार से और बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आपके लिए जीवन को बचा भी सकती हैं और जटिलताओं को दूर भी रख सकती हैं, बशर्ते आप अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें। अगर सांप या बिच्छू काट लेता है तो शराब पीना, उसके ऊपर कुछ लगाना जीवन के लिए खतरा बन सकता है। सावधानी आपको रखनी है क्योंकि सुरक्षा की बात आपकी है, सेहत आपकी है, इसलिए सतर्कता भी हम सभी को बरतने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य संबंधित जानकारी का सिलसिला और सतर्कता बढ़ाने के लिए ये मुहिम ऐसे ही टोटल हेल्थ के माध्यम से जारी रखेंगे। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।